तो सीडीपी के हम उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत आएंगे। जो भी सिद्धांत दिया गया है सब इसमें देखेंगे। एक एक मनोवैज्ञानिक का हर एक एक टॉपिक देखेंगे, ठीक है। और जिसमें सभी के सभी टॉपिक कवर होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए बनाया गया है, आप लोग इसे जरूर देखें, ठीक है। अवान्त तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरस्तु से, ठीक है। वास्तविक मनोविज्ञान के जो जन्मदाता थे अरस्तु थे, जो प्राचीन इतिहास में माना जाता है, ठीक है। तो अरस्तु से शुरू करेंगे हम लोग। 20वीं शताब्दी तक वाटसन तक पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एक एक मनोवैज्ञानिक का स्पेशल टॉपिक लेकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। अरस्तु 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक यूनान के महान दार्शनिक थे, ठीक है। एक महान दार्शनिक थे। आगे देखते हैं कि जो गुरु और शिष्य परंपरा चली है अरस्तु के बाद, यूपी टेट में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, लगभग 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके शिष्य का क्रम। तो पहले कौन आता है? सुकरात आता है, उसके बाद प्लेटो, उसके बाद अरस्तु, उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है, ठीक है। एक क्रम है, क्रम को याद कर लीजिए, ठीक है। अगला, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और अरस्तु के शिष्य सिकंदर था, ठीक है। संस्थान, अरस्तु ने एथेंस में एक प्रसिद्ध स्कूल अकादमी की स्थापना की जिसका नाम था लाइसियम। क्या था? लाइसियम। ध्यान से देखिएगा, कोई नहीं आपको बताएगा जल्दी, ठीक। कौन सा था? लाइसियम। जो उसकी अकादमी का नाम था, क्या था? लाइसियम, अरस्तु का, ठीक है। आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के जनक के रूप में जो विवाद है उसको भी देख लेते हैं, आखिर आखिर क्यों है ये विवाद, ठीक है। दर्शन शास्त्र से जुड़ा है, मनोविज्ञान माना जाता है दर्शन शास्त्र से ही अलग हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत में मनोविज्ञान कोई अलग विषय नहीं था, यह दर्शन शास्त्र का ही एक अभिन्न अंग था, ठीक है। और एक शाखा तथा अरस्तु ने सबसे पहले आत्मा के अध्ययन के रूप में इसे पहचान दी, ठीक। यूपी टेट के लिए जो विशेष है, प्रसिद्ध इतिहासकार केलर, केलर का नाम याद रखिएगा। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ भी लेगा तो इसका देख लीजिएगा। केलर के अनुसार मनोविज्ञान के असली जनक कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट माना जाता है और विलियम विलियम जेम्स को माना जाता है, ठीक है। विलियम जेम्स ने क्या किया था? मनोविज्ञान को अलग किया था दर्शन शास्त्र से, और विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था। लेकिन प्राचीन काल या दर्शन शास्त्र के संदर्भ में अरस्तु का नाम सर्वोपरि है, ठीक है। अगर हम जब प्राचीनतम देखते हैं, अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो अरस्तु से आएगा, ठीक है। अभी अरस्तु से कितने क्वेश्चन पूछा गया वो भी बताएंगे। आगे देखते हैं कि जो प्रसिद्ध पुस्तक थी डी एनीमिया, इसे अरस्तु द्वारा लिखित मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है, ठीक है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कवर कर लीजिए, डी एनीमिया को, ठीक है। ये पूछा भी गया है, जिसमें जिसमें ही अरस्तु ने, ठीक है, आत्मा और मन का विश्लेषण किया है, ठीक है। कौन सी पुस्तक है? डी एनीमिया, ठीक। आगे देखते हैं अरस्तु की शिक्षण विधियां। ये यूपी टेट में बहुत बार पूछा है, सी टेट में भी पूछता है, ठीक है, और सुपर टेट में भी पूछा है। ये कौन सी है? तो आगमन विध। इंडक्टिव मेथड क्या है? इंडक्टिव मेथड में इस विधि के जनक अरस्तु हैं। इसमें शिक्षण का सूत्र होता है, ठीक है, जिसमें हम सीखते हैं कैसे शिक्षण करना है, ठीक है। और यह सूत्र किस पे आधारित होता है? उदाहरण से नियम की ओर तथा विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगर मान लीजिए कोई बच्चे को सिखा रहे हैं तो पहले उसके सामने क्या करें? उदाहरण को प्रेजेंट करें, उसके बाद तब उसके नियम को बताएं, ठीक है। और दूसरा निगमन विध, जिसको डिटेक्टिव मेथड बोलते हैं। इस विध के जनक भी अरस्तु ही हैं। इसमें शिक्षण का सूत्रपात इन्होंने किया था, लेकिन नियम से क्या आ गया? उदाहरण की ओर हो गया, ठीक है। यानी जो आगमन विध था उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विध नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर इसे बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी को कुछ सिखाना है तो पहले उसके सभी नियम बता दिए जाएं, ठीक है, उसके बाद उसके छोटे छोटे उदाहरण दिए जाएं, ठीक है। दोनों पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक। अगला उद्देश्यवादी विधि, टेलियोलॉजिकल मेथड, इसमें किसी भी वस्तु या क्रिया के पीछे अंतिम उद्देश्य को समझा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है ये उसमें बताया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अरस्तु की प्रसिद्ध परिभाषाएं कौन कौन से थे। कथन 1, कथन 2 और कथन 3, जो शिक्षा पे उसने दिए थे, जो समाज पर दिए थे और बालक पे दिए थे। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया, ठीक है। तो देखते हैं, पहला, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ठीक है। किसने कहा था? अरस्तु ने, ठीक है। ये यूपी टेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा गया, ठीक है। हम आपको उस क्वेश्चन को इंडिकेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसको इंडिकेट करते रहिए नोटबुक में, ठीक है। अपना नोट्स बनाते रहिए। कथन नंबर 2, उसने समाज के बारे में क्या कहा है? तो क्या कहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक पशु या प्राणी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि बालक बालक पर क्या उन्होंने कहा कि बालक का मस्तिष्क एक कोरी पट्टी है, ठीक है, टेबुलर ऐसा जिसको बोला जाता है, के समान है, जिस पर अनुभव अपने निशान छोड़ता है, ठीक है। इन्होंने कहा था, इस विचार से क्या मिलता है कि इस विचार को, ठीक है, बाद में जॉन लॉक ने आगे बढ़ाया, लेकिन मूल रूप से अरस्तु अरस्तु ने इस बात पर बात की था, ठीक है, कि बालक क्या है, कि बालक का मस्तिष्क जो क्या, एक कोरी पट्टी है, ठीक है, के समान है, या कोरा कागज के समान है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं कि अरस्तु से रिलेटेड यूपी टेट में कहाँ कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शिक्षा का यह उद्देश्य किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो अरस्तु ने ही दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु ही है। अरस्तु के अनुसार शिक्षण की निगमन विधि डिटेक्टिव मेथड किस ओर बढ़ती है? तो किस ओर बढ़ती है? नियम से उदाहरण की ओर। अभी हम लोग देखे हैं, तो किस ओर बढ़ता है? नियम से उदाहरण की ओर। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो क्या था? प्लेटो था। क्या था? प्लेटो, ठीक है। अगला, प्लेटो के बारे में देखते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक बनता है प्लेटो का, ठीक है। तो यूनान के महान दार्शनिक और अरस्तु के गुरु, ठीक है, यह आदर्शवाद आइडियलिज्म को फॉलो करते थे, ये प्रबल समर्थक थे, ठीक है। प्रसिद्ध संस्था इनकी कौन सी थी? तो द एकेडमी थी। कौन सा था? द एकेडमी, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक इनके कौन से हैं जो बार बार पूछा गया है? द रिपब्लिक है, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है, जिसमें शिक्षा का योजना के बारे में लिखा गया है, ठीक है। द लाज है, द स्टेटमैन है। ये 3 पुस्तक उनकी हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछती हैं। यूपी टेट में तो द रिपब्लिक को पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षणविद प्लेटो को संवादविद का जनक माना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शिक्षणविद में पढ़ाया जाता है ये। अगला प्रसिद्ध कथन क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शरीर और आत्मा को वह भी सुंदरता और पूर्णता देने हैं जिसके योग वे हैं, ठीक है। प्रसिद्ध कथन इनका यही था, ठीक। आगे देखते हैं, जीन जैक रूसो, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, जीन जैक रूसो से। तो प्रसिद्ध पुस्तक उनसे पूछा गया रिलेटेड, और रूसो का क्या कथन था वो भी। तो देखते हैं, परिचय, फ्रांस के महान विचारक जिन्हें शिक्षा के प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है, इन्होंने ही बाल केंद्रित शिक्षा की नींव रखी थी, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। नींव रखने वाले कौन थे? तो रूसो थे, ठीक है। बहुत सारे पुस्तक में बहुत टाइप के दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को ये ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है एनसीईआरटी से, ठीक है। तो जीन जैक रूसो प्राकृतिकवाद के जनक हैं, ठीक है, और ये बाल केंद्रित शिक्षा की ओर नींव रखते हैं, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी जो यूपी टेट में पूछा गया? एमिल। इस पुस्तक में उन्होंने एमिल नाम के एक काल्पनिक बालक, ध्यान से रखिएगा, अभी तक एमिल से पूछा गया, अगर एमिल में पूछा गया तो किस प्रकार का बालक है? काल्पनिक, कि जो प्राकृतिक शिक्षा का वर्णन किया, ठीक है। तो प्राकृतिक शिक्षा का, ठीक है, प्रतिपादक या सबसे विशेष समर्थक कौन थे? तो रूसो थे, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षणविद रूसो ने निषेधात्मक
शिक्षा यानी नेगेटिव एजुकेशन का संप्रदाय है। इसके अनुसार बच्चे को समाज में बंधन से दूर प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ठीक है। वह सीधे ह्यूरिस्टिक या खोज विधि से सीखने का अवसर मिलना चाहिए, ये याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि, ठीक है। आगे देखते हैं प्रसिद्ध कथन क्या है इनके। तो बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसका शिक्षक को शुरुआत से लेकर अंत तक अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर का भी, ठीक है, कथन कहते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, ठीक है, हर कोटेशन में। तो आप लोग ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अगला है फ्रेडरिक फ्रोवेल, ठीक है, ये किंडरगार्टन के जनक हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन और टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है इनका। तो देखते हैं, तो परिचय क्या है। जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे जो पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इनका परिचय बता रहे हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस देश से संबंध रखता है, ठीक है। तो ये जर्मनी से थे, शिक्षा शास्त्री थे जो पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। यह आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के मिश्रण पर आधारित शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है। आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के समर्थक थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के मिश्रण के समर्थक थे, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक इनकी क्या थी, मनुष्य की शिक्षा, द एजुकेशन ऑफ मैन, जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन विद 1837 में आई थी, ठीक है। जर्मन भाषा में किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। चिल्ड्रन गार्डन जिसको बोला जाता है, इस विध के शिक्षक को माली और बालक को पौधा माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सीखने का आधार फ्राबेल के अनुसार बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, ठीक है, गीतों और उपहारों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। अगर बालक खेल खेल में सीख रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति और भी मजबूत होती है, ठीक है। अगर उसको अच्छा कार्य करने पर कुछ उपहास दिया जाता है या उसको उसके माइंड सेटअप को अच्छा करने के लिए, उसके माइंड को रिलैक्स करने के लिए गानों का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या होता है कि उसका जो लर्निंग पावर होती है बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये थी इनकी सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखते हैं, बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययोपांत मतलब शुरू से अंत तक अध्ययन करना चाहिए, कथन किसका है। तो अभी जिसके बारे में पढ़े हैं ना, रूसो के बारे में, तो रूसो का है, ठीक है। अगला किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन थे, ये थे फ्रॉवेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन थे, फ्रॉवेल, रिपीटेड 2014 में भी पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए, अगला है एमिल नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने किया था, तो किसने किया था, रूसो ने, ठीक, किसने किया था, रूसो ने। फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन विद में शिक्षक की तुलना किससे किया था, अभी बताया है, किससे, माली से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा गया है। अब हम महात्मा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से विध दिए हैं, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में। अब इनका पुस्तक का क्या नाम है और कौन से फैक्टर ये दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो शिक्षा दर्शन इनका मुख्य कोटेशन था, ठीक है। गांधी जी की शिक्षा प्रणाली को बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन या वर्धा योजना, जो 1937 में, या नई तालीम कहा जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, नई तालीम, वर्धा योजना और बुनियादी शिक्षा, ठीक है। 3R से 3H का संप्रदाय, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं, अभी हम स्किनर तक भी पहुंचेंगे, ठीक है, मैकडुअल तक भी पहुंचेंगे, सभी को एक एक डायरेक्ट एक एक मनोवैज्ञानिक का एक एक तरह से देखेंगे जो हमारे यूपी टेट के सबसे सिलेबस के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। इन्होंने 3R फैक्टर को 3H का संप्रदाय दिया, ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट में आता है ये, ठीक है। गांधी जी ने पारंपरिक 3R रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक्स के स्थान पर 3H हेड, हार्ट, हैंड, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर बल दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मुख्य विशेषता क्या थी,
7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और हस्तशिल्प आधारित क्राफ्ट सेंटर्ड शिक्षा, ताकि बालक आत्मनिर्भर बन सकें और रोजी रोटी कमा सकें, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन आप जब डीएलएड कर रहे होंगे ना, उसमें पूछा था बीएड वाले में भी, ठीक है। आप प्रसिद्ध पत्रिकाएं पुस्तक कौन कौन है, तो हरिजन, यंग इंडिया, ठीक है, मेरे सपनों का भारत, ये उनकी क्या थी, पत्रिकाएं थी। अब प्रसिद्ध सॉरी इनकी जो लिखी इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है प्रसिद्ध कथन, यूपी टेट के बेस पे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है, ठीक है। इनका प्रसिद्ध कथन था, इम्पोर्टेंट भी है। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, जो मानव निर्माण शिक्षा के प्रतिपादक माने जाते हैं, ठीक है। शिक्षा दर्शन इनका क्या था, विवेकानंद जी वेदांत दर्शन, आध्यात्मिक आदर्शवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य मानव निर्माण यानी मैन मेकिंग के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये वेदांत दर्शन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। मुख्य विचार क्या था, इन्होंने अंतर्निहित पूर्णता का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार ज्ञान मनुष्य के भीतर ही मौजूद है, शिक्षक केवल उसे बाहर निकालने का मदद करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्निहित पूर्णता, ये वर्ड पूछ लेगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोग को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु है चरित्र निर्माण और धार्मिक नैतिक शिक्षा पर विशेष बल, नारी शिक्षा और जन साधारण शिक्षा की ओर के प्रबल समर्थक। आगे देखते हैं संस्था स्थापना जो था 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। प्रसिद्ध कथन क्या है इनका देख लेते हैं, यूपी टेट में जो पूछा गया है, ठीक है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना है शिक्षा, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ठीक है। ये दिया गया था आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। प्रकृतिवाद और मानववादी के समर्थक थे ये। आगे देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो टैगोर जी शिक्षा दर्शन, टैगोर जी प्रकृति प्रेमी थे। इनका शिक्षा दर्शन से रूसों की तरह प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद का अनूठा मिश्रण है, ठीक है। ये रूसों के लगभग समर्थक में रहे, ठीक है, और प्रकृति की शिक्षा के बहुत ही प्रेमी थे। संस्था स्थापना इनका क्या क्या हुआ था देख लेते हैं। स्थापना क्या क्या किए थे ये, 1901 में बोलपुर जो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की है। यही शांति निकेतन आगे चलकर 1921 में, ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। इम्पॉर्टेंट है, भारत में जब शिक्षा का विकास पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर, तो इसमें इन्हीं को पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं मुख्य विशेषता, बालक को बंद कमरे या चार दीवारी के बजाय प्रकृति के खुले वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। ये गुरुकुल प्रणाली के बिल्कुल समर्थक थे। शिक्षा में स्वतंत्रता, रचनात्मक और कला, संगीत, चित्रकला जो भी हो, ठीक है, को अनिवार्य स्थान मिलना चाहिए, ठीक है। इस ऐतिहासिक तथ्य क्या है इनका कि 1913 में अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने थे, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रसिद्ध कथन क्या था इनका, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है, ठीक है। ये इनका प्रसिद्ध कथन था, ठीक है। गीतांजलि पूछा गया है, गीतांजलि पूछा गया है पेपर 2 में, ठीक है। आगे देखते हैं यूपी टेट में वास्तविक प्रश्न जो है उनको देख लेते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, कौन कहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी। कौन कहते हैं, स्वामी विवेकानंद। भारत में बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना का सूत्रधार कौन है, तो कौन है, महात्मा गांधी जी। अगला, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दिया था, तो कौन दिए थे ये, तो महात्मा गांधी जी, ठीक है।
आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को शुरुआत में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विद्यापीठ, दूसरा शांति निकेतन, बनस्थली या गुरुकुल। अभी पीछे बताएं क्या कहते थे उसके, शांति निकेतन को ही बदल कर क्या बना दिया गया? ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। ठीक है, साइको एनालिटिक थियरी। यहाँ से यूपीटेट का क्रेज मानते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, तो फ्रायड 1856 से लेकर 1839 तक, ठीक है, सॉरी फ्रायड 1856 से लेकर 1939 तक इनका माना जाता है। ऑस्ट्रिया के वियना शहर के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट यानी तंत्रिका विज्ञानी थे। ठीक है, उन्होंने मनोविज्ञान का प्रथम क्रांतिकारी और मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए अचेतन मन को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना। ठीक है, आगे देखते हैं, फ्रायड के पूरे कार्य को मुख्य रूप से 4 बड़े सिद्धांतों में विभाजित किया गया। पहला सिद्धांत है मन की गत्यात्मक या रूपात्मक संरचना। ठीक है, टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड। अब दूसरा है व्यक्तित्व की संरचनात्मक रूपरेखा। ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द पर्सनालिटी। और तीसरा है मनोलैंगिक विकास की अवस्था। ठीक है, साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। और मनोविश्लेषणात्मक रक्षात्मक युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। तो पहला देखते हैं मन की जो गत्यात्मक संरचना है, टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द माइंड को क्या कहते हैं देखते हैं। तो फ्रायड ने मानव मन की तुलना बर्फ के एक तैरते हुए, ठीक है, टुकड़े से की, आइसबर्ग से की है। जिस प्रकार बर्फ के पहाड़ का अधिकांश भाग पानी के अंदर छुपा रहता है और केवल थोड़ा सा भाग ऊपर दिखाई देता है, उसी प्रकार मानव का मन का अधिकांश हिस्सा क्या होता है? छुपा रहता है अचेतन मन में। ठीक है, और ठीक है, उन्होंने मन के 3 स्तर बताए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तीनों स्तर में से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पहला है चेतन, जिसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो कॉन्शियस एक कुल मन का लगभग 1/10 भाग होता है। ठीक है, इसका संबंध मनुष्य के वर्तमान समय से, मान लीजिए हम कोई चीज़ें अपनी समय में कितने समय तक हमारे माइंड में याद रहती है। ठीक है, जो भी कुछ भी याद रहता है तत्कालिक, वही तत्कालिक इसको 1/10 के रूप में यानी 10% याद रहता है। बाकी चीज़ें अगर हम सामने जाते हैं उसके तो हमें याद होता रहता है। ठीक है, तो 1/10वां वाला भाग याद रख लीजिए। इसका संबंध मनुष्य के वर्तमान समय के विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं से है। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखते हैं, तो इस समय आप जो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, मान लीजिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ और आप समझ रहे हैं, वह आपके चेतन मन का। ठीक है, यही कुछ समय बाद ये अचेतन में चला जाएगा, उसका 10% आपके माइंड को रिलाइज होगा। बाकी जो कार्य करते रहेंगे ना, उसमें आपका माइंड क्या होगा? कॉन्शियस रहेगा। ठीक है, अर्धचेतन मन क्या होता है? सब कॉन्शियस या, ठीक है, प्रीकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ठीक है, इसमें चेतन अचेतन मन के बीच का पुल यानी ब्रिज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक है, चेतन और अचेतन मन का, ठीक है, बीच का पुल किसे कहते हैं? तो अर्धचेतन मन को। इसमें वे बातें या याद संचित होती हैं, यादें संचित होती हैं जिन्हें हम वर्तमान में भूल चुके होते हैं। ठीक है, मान सपोज दैट आप कुछ पुस्तक पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट आप भूल गए होंगे, तो वो पार्ट जो होता है अर्धचेतन में चला जाता है। फिर जैसे पुस्तक हम देखते हैं तो हमें याद आ जाता है, अरे तो हम पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर देने पे, याद करने पे तुरंत याद अभी आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई अच्छी मूवी देख ली है, ठीक है, कुछ समय के लिए आप भूल गए, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं आप उसको याद करने के लिए थोड़ा प्रेशर बनाते हैं, धीरे धीरे उसके कैरेक्टर वाइज, सीन वाइज आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, परीक्षा के संकेत की दृष्टि से देखते हैं, तो क्या होता है? बातें जुबान पर आकर रुक जाना, हकलाना। ठीक है, मान लीजिए कुछ बातें हम बोल रहे हैं ना, वो हमें इंस्टेंटली याद नहीं होता है, तो क्या करते हैं? हमारी जुबान क्या होती है? लड़खड़ा जाती है। ठीक है, हकलाना, लिखते समय कुछ लिख देना या चाबी रखकर भूल जाना, इसी मन के कारण होता है। ठीक है, तो ये अर्धचेतन का ही एक पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं, कहते हैं ना कि अभी याद था भूल गए। ठीक, वही भूली हुई चीजें किस में जाती हैं? अर्धचेतन मन में। ठीक, अगला अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आदमियों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए, ठीक है। अचेतन मन अगर काम ना करता तो बहुत से लोग अपनी दैनिक जीवन की क्रियाएं में संतुलन नहीं बना पाते, ठीक है। देखते हैं इसमें मनुष्य की दमित इच्छाएं, ठीक है। सुप्रेस्ड डिजायर जिसे बोलते हैं, अनैतिक विचार, कटु दुख, दुखद अनुभव, यौन कामनाएं भरी होती हैं, ठीक है। यह कुल मन का 9/10वां भाग होता है, 90% इसी का होता है, ठीक है। यह मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं सपनों के माध्यम से या अनजाने में व्यवहार में प्रकट होती है। फ्राइड का पूरा मनोविश्लेषणात्मक इसी मन के उपचार पर टिका है, ठीक है। आगे देखते हैं व्यक्तित्व की संरचनात्मक रूपरेखा। अभी जो 3 पढ़े थे ना, तीनों में से दूसरा देख रहे हैं। तो जो संरचनात्मक रूपरेखा है तो इदम, अहम, पर अहम में है, ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। तो फ्राइड के मन के स्तर के बाद व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए 3 मुख्य रूप से तत्वों का प्रतिपादित किया गया। ये 3 तत्व मानव व्यवहार को संचालित करते हैं। पहला कौन सा संचालित करता है तो ईदम, यह ऊर्जा का मूल भंडार है, इसे लिबिडो, याद रखिएगा, इसे लिबिडो या कामुक ऊर्जा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया, ठीक है। का मुख्य केंद्र माना जाता है। ईदम पूरी से अचेतन होता है, ठीक है। ईदम क्या होता है, पूरी तरह से अचेतन होता है, तत्कालिक सुख चाहता है, ठीक है, चाहे वो तरीका नैतिक हो या अनैतिक हो, ठीक है। इसे राजसी या पाश्विक प्रवृत्ति भी कहते हैं। शिशु जन्म के समय केवल ईदम से ही संचालित होता है, ठीक है। सपोज दैट शिशु मतलब क्या है कि उसे भूख लगती है तो वो चीज़ देखता ही नहीं है कि क्या आगे है, वो सिर्फ खाना चाहता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ईदम पूरी तरह से अचेतन होता है, ठीक है। और ये तत्कालिक सुख चाहता है, जैसे बच्चे की भूख लगी है तो तत्कालिक वो अपना क्या चाहता है कि पेट भर लें, ठीक है। शिशु जन्म के समय केवल ईदम में ही संचालित होता है, ठीक है। एम एम में देखते हैं जो ईगो होता है, ठीक है। ईगो वास्तविक धरातल पर काम करता है, ठीक है। यह ईदम की अनुचित इच्छाओं को समाज के अनुसार ढालने या रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। यह व्यक्तित्व का कार्यकारी निदेशक जिसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या रेफरी कहा जाता है, यह पूरी तरह से व्यवहारिक होता है, ठीक है, पूरी तरह से व्यवहारिक होता है। आगे देखते हैं परायम, सुपर ईगो जिसे बोलते हैं। तो यह व्यक्तित्व का नैतिक और सामाजिक पक्ष है जो माता पिता समाज और संस्कारों से विकसित होता है। यह व्यक्ति को आदर्शवादी मानता है और यह व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा की आवाज है, ठीक है। यह व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज है। यह ईदम की इच्छाओं का पूरी तरह विरोध करता है, ठीक है, किसका, ईदम का, और व्यक्ति को पाप या गलत काम करने से रोकता है, ठीक है। आपको, ठीक है, आदर्शवादी बनना है तो पराअहम के लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन एम क्या करता है, एम का कार्य क्या होता है, सब कुछ चीज़ को मेंटेन करना, ठीक है, सभी चीज़ों को कार्यकाली निर्देशक देना, ठीक है। पराअहम समाज के लिए भी, ठीक है, सबसे जो समाज के लिए सबसे जरूरी वो मानता है। एम क्या करता है, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में रेफरी का काम करता है ईदम और पराअहम के बीच में, ठीक है। तो रेफरी का काम कौन करता है, ईगो, ठीक है, ये भी पूछा गया है। और ईदम को क्या कहा जाता है, लिबिडो, ठीक है। और अंतरात्मा की आवाज किसे कहा जाता है, परायम को, ठीक है, सुपर ईगो को। आगे देखते हैं मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, ठीक है, साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। फ्राइड का मानना है कि मानव शिशु में जन्म से ही कामुक ऊर्जा यानी लिबिडो पाई जाती है। विकास के विभिन्न चरणों में यह ऊर्जा शरीर के अलग अलग संवेदनशील अंगों में, ठीक है, बदलती रहती है। इसके आधार पर उन्होंने 5 अवस्थाएं देखी, ठीक है। फ्राइड का कहना था, ठीक है, सब में, ठीक है, कामुक ऊर्जा पाई जाती है जन्म से ही। बच्चा, ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है उससे लेके और बड़े होने तक, लेकिन उसकी क्या होती है, कामुक ऊर्जा क्या होती है कि उसके जैसे जैसे चरण बढ़ते हैं उसकी कामुक ऊर्जा बदलती रहती है, ठीक है। इसके 5 चरण बनाए। पहला मुखी अवस्था, ओरल स्टेज, 0 से 1 वर्ष, ठीक है। कामुक का केंद्र क्या होता है, मुख होता है, ठीक है। गतिविधि क्या होता है, बच्चे को चूसना, निगलना, काटने में से आनंद प्राप्त करना, जैसे माँ का दूध पीना, खिलौने या अंगूठों को मुंह में
डालना, ये उसकी कामुक अवस्था को इन्होंने बताया। ठीक है, फ्रायड ने इसको मुखी अवस्था का नाम दिया है। दूसरा है गुदी अवस्था है, एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष। ठीक है, कामुकता का केंद्र गुदा या मार्ग एनस होता है। ठीक है, बच्चा मल मूत्र को रोकने या त्यागने से आनंद का अनुभव करता है। यह बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, यहाँ बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लैंगिक अवस्था जो 3 से 6 वर्ष होती है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष वाले में कामुक केंद्र जननांग होता है। ठीक है, विशेषता यूपी टेट में ये पूछा, इस अवस्था में बच्चे के अंदर अपने माता पिता के प्रति विशेष आकर्षण या ग्रंथियां पैदा होती हैं, जो इस रूप में ओडिपस ग्रंथ और इलेक्ट्रा ग्रंथ। ठीक है, ये इसी अवस्था का है। ठीक है, थोड़ा डीपली पढ़ा रहे हैं लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, ओडिपस ग्रंथ, इलेक्ट्रा ग्रंथ जिसे बोलते हैं। ठीक है, ओडिपस क्या होता है, यह लड़कों में पाई जाती है। इसके कारण लड़का अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करता है। ठीक है, अपनी माँ से सबसे अत्यधिक प्रेम करता है और पिता का अपना प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी समझता है। इलेक्ट्रा क्या है, उसी का उल्टा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रा क्या होता है, यह लड़कियों में विकसित होता है। यह लड़कियों में विकसित होता है। इसके कारण लड़की अपने पिता से अत्यधिक प्रेम और मोह रखती है और माँ से ईर्ष्या रखती है। ठीक है, स्टेज भी देख लीजिएगा। ठीक है, स्टेज है 3 से 6 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं सुप्तावस्था या प्रसुप्त काल जो 6 से 12 वर्ष चलता है। इसकी विशेषता क्या है, इस अवस्था में कामुक ऊर्जा ठीक है शांत और सुप्त होती है। ठीक है, बच्चा अपनी ऊर्जा को खेल कूद, सामाजिक संबंधों, समवयस्क समूहों में, पीयर ग्रुप में, पढ़ाई लिखाई में लगाता है। समलिंगी मित्रता, लड़की की लड़के से दोस्ती होती है। इस काल की मुख्य विशेषता यही है। ठीक है, जब हम बालक की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे ना, तब भी उसमें देखेंगे कि उसकी सामाजिक अवस्था क्या होती है, मानसिक अवस्था क्या होती है। ठीक है, जननांगीय अवस्था ये 12 से किशोरावस्था के ऊपर जाती है। ठीक है, ये परिपक्वता की ओर चाहता है। कामुक ऊर्जा दोबारा जागृत होती है, लेकिन ये परिपक्व रूप से में नहीं होती। किशोरों में विपरीत लिंग अपोजिट ठीक है सेक्स के प्रति गहरा आकर्षण पैदा होता है। ये विवाह, परिवार और सामाजिक संबंधों की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो जो फ्रायड ने बताया ना, हर स्टेज का अलग अलग बताया। ठीक है, आगे देखते हैं कि मानसिक रक्षात्मक युक्तियां क्या कौन सी होती हैं। तो जो जो मेन पॉइंट है ना, उसको देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेन पॉइंट हैं। इदम के बारे में भी पढ़ाए हैं। ठीक है, इदम इच्छा और परायम नैतिकता के बीच तीव्र संघर्ष होता है, जो व्यक्ति को अहम तनाव, चिंता से घिरा रहता है। इस मानसिक तनाव से बचने के लिए हमारा अहम यानी अचेतन रूप से कुछ तरकीबें अपनाता है, जिन्हें रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ आप परेशान हो किसी बातों में। ठीक है, उस उलझनों को बचने के लिए जो हमारा अहम होता है यानी अचेतन ठीक है मन, कोई ऐसा फैसला लेता है जिसमें क्या होती है, उस बेचैनी हमारी शांत हो जाता है। दमन, रिप्रेसेशन ठीक है, किसी कटु अनुभव या अनैतिक इच्छा या दुखद घटना को जबरन अचेतन मन में ढकेल देना या भूल जाना होता है। ठीक है, जिसको दमन कहते हैं। मान लीजिए आपकी खूब इच्छाएं कर रही हैं कि आपको आम खाना है, आपके पापा लगे मारने। ठीक है, आपकी इच्छाओं को दमन कर दिए, तो क्या होता है, ये दमन होता है। ठीक है, आपकी इच्छाओं का। ठीक है, आगे देखते हैं समन, सुप्रसेशन, किसी इच्छा या दुख को जानबूझकर होशो हवास में दबाना। ठीक है, यानी मान लीजिए आप बहुत ही परिपक्व हो गए हैं, आपके पास ठीक है, चलो एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास वो चीज़ें है ही नहीं कि हम उसको पे करके उसको ले लें। तो आप क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को जानबूझकर ही दबा देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं समन। क्या बोलते हैं, समन। प्रतिगमन क्या होता है, रिग्रेशन, तनावपूर्ण स्थिति आने पर व्यक्ति का अपने अतीत या बचकानी अवस्था के व्यवहार की ओर लौट जाना। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे परीक्षा में फेल होने पर एक वयस्क व्यक्ति को बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना या अंगूठा चूसना। ठीक है, तो ये होता है क्या, प्रतिगमन। मान लीजिए आप किसी चीज़ की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। ठीक है,
बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो, उसका परिणाम आपके विपरीत आ गया, ठीक है, आप उस परिणाम में सफल नहीं हो पाए, तो क्या होता है, आपकी आंखों से ऑटोमेटिक क्या होता है कि रोना आ जाता है, फूट फूट कर रोते हैं। इसी को बोलते हैं प्रतिगमन। आपकी जो वास्तविक इच्छा थी, अब वो क्या हो गई, प्रतिगमन हो गई, ठीक है। आपको भी पता है इस रोने से कुछ नहीं होगा, आपको भी पता है कि इस रोने से कुछ नहीं होगा, फिर भी जैसे बच्चों से कोई खिलौना छीन लेता है, तो क्या करते हैं कि उस खिलौनों को पाने के लिए, ठीक है, वो बच्चा लगता है रोने, ठीक है। उसी प्रकार प्रतिगमन में भी एक व्यक्ति, जो बेस्ट व्यक्ति होता है, एक बच्चे की बात फूट फूट कर रोने लगता है, अंगूठा चूसने लगता है, ठीक है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन क्या होता है कि अपनी कमियां, गलतियों या दोषों को ठिकरा दूसरों के सिर पर फोड़ देना, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई कमी है और उन गलतियों को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप उन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है, उन गलतियों को चाहते हैं कि आप किसी दूसरे पर ठेल दें, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रक्षेपण, ठीक है, उड़ेल देना। जैसे परीक्षा में कम अंक आने पर छात्र का द्वारा कहना होता है, टीचर ने मुझसे बदला लिया, ठीक है, या कॉपी सही से नहीं जांची गई, ठीक है। आगे देखते हैं युक्तिकरण, ठीक है, रेशनलाइजेशन जिसे बोलते हैं, तो अपनी असफलता को छिपाने के लिए कोई झूठा लेकिन तर्कसंगत बहाना बना देना, ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं ये बच्चे, ठीक है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए क्या करता है, ऐसा बहाना बना देता है कि वो सामने वाले को पता ही नहीं चले, ठीक है। जैसे नौकरी के इंटरव्यू ने निकाल पाने पर कहना कि वह नौकरी अच्छी नहीं थी, ठीक है। प्रसिद्ध उदाहरण, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर न मिलने पर लोमड़ी क्या कहती कि अंगूर खट्टे हैं। उदात्तीकरण या शोधन, सब्लिमेशन जिसे बोलते हैं, सब्लिमेशन फ्राइड की थ्योरी में आता है कि अपनी असामाजिक या कामुक ऊर्जा को समाज द्वारा अस्वीकृत रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में बदल देना। जैसे प्रेम में असफल होने पर किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा कवि या लेखक या संन्यास ले लेना या बन जाना। तुलसीदास और कालिदास इसके ऐतिहासिक उदाहरण है, ठीक है। थोड़ा डीप हो रहा है लेकिन विस्थापन भी पूछा गया, ठीक है, आपसे, इसीलिए इतना चीजें बताएं सिर्फ एक चीजों को बताने के, इसके लिए विस्थापन के लिए। विस्थापन क्या होता है, अपनी भड़ास या गुस्सा उस व्यक्ति पर न निकाल कर किसी कमजोर वस्तु या व्यक्ति पर निकाल देना है, क्या कहता है, विस्थापन। जैसे आपस में बॉस से डांट खाने के बाद घर आकर पति अपनी पत्नी या बच्चों पर गुस्सा उतार देता है, ठीक है। मान लीजिए आप प्राइवेट टीचर हैं, ठीक है, आपके प्रिंसिपल ने खूब सुना दिया, ठीक है, और जैसे स्कूल से बाहर आए, ठीक है, कोई मिल गया उस पर सारी भड़ास निकाल दिए, नहीं तो क्लास में जाते हैं बच्चों को खूब अपनी भड़ास निकाल देते हैं, डांटने लगते हैं, ये नहीं पूरा किए वो। उसी प्रकार विस्थापन में क्या होता है कि अपनी भड़ास को जहाँ निकालना हो वहां ना निकाल कर दूसरी जगह निकाल देना, ठीक है। और ये भड़ास ये दर्शाती है कि अगर आप मजबूत हैं तो आपसे कमजोर वालों को दबा सकते हैं, लेकिन आप कमजोर हैं तो आपसे जो मजबूत है उसे नहीं दबा सकते हैं, ठीक है। ये विस्थापन की थियरी है, ठीक है। आगे देखते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, जिसे फ्रायड ने मानव व्यवहार में संचालित करने वाली दो विपरीत विपरीत मूल प्रवृत्तियां बताई थी। इरोस, जीवन की मूल प्रवृत्ति, ध्यान से देखिएगा पूछा गया है, यह लाइफ इंस्टेंट है, इसका संबंध निर्माण, रचनात्मक प्रेम, स्नेह और जीवित रहने की इच्छा से है। इरोस से उत्पन्न ऊर्जा को ही फ्रायड ने लिबिडो कहा है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, दोनों पूछा है यूपीटेट में, ये भी पूछा है, ये भी सीटेट में भी पूछा गया है, ठीक है। इरोस से उत्पन्न ऊर्जा को ही फ्रायड ने लिबिडो कहा है, ठीक है। थानाटोस, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, यह डेथ इंस्टिंक्ट है, इसका संबंध विनाश, आक्रामकता और झगड़े, क्रोध और आत्महत्या की प्रवृत्तियों से प्रेरित है, ठीक है। जब व्यक्ति अंदर से अत्यधिक निराश हो जाता है तो यह प्रवृत्ति को हावी हो जाता है, ठीक है। यह व्यक्ति के निराशा पे ही थॉइनॉट्स हॉबी होता है। एक मूवी आई थी एवेंजर्स करके, उसमें थॉइनॉट्स को दिखाया गया, ठीक है, कि कैसे वो विनाशकारी प्रवृत्तियां अपनाता है, विनाश कैसे मचाता है, ठीक है। आगे देखते हैं बीएफ स्किनर
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ए बी स्किनर यही है, ठीक है, जिन्होंने कौन सा नियम दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, ये थियरी दिए थे। चलिए देखते हैं, ठीक है, फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है, को अमेरिका के एक प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को लॉ ऑफ इफेक्ट के आधार पर बनाकर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, वो भी देख लेते हैं। संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत, आर टाइप सिद्धांत, चूंकि इसमें रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया पर पहले बल दिया जाता है, ठीक है। आर टाइप नैमितिक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक और स्किनर के बीच सिद्धांत में मुख्य अंतर क्या है, एस आर वी एस आर एस, ठीक है। जहां थॉर्नडाइक और पावलोव ने एस आर का प्रतिमान दिया था, जिसके पहले उद्दीपक स्टिमुलस भोजन सामने देखकर जीव अनुक्रिया करता, वहीं स्किनर ने इसे पलट कर आर एस कर दिया, ठीक है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस कर दिया, ठीक है, यानी प्रतिमान कर दिया। स्किनर का मानना था कि पहले जीव अनुक्रिया करता है, यदि अनुक्रिया का परिणाम सकारात्मक या संतोषजनक होता है तो जीव उस व्यवहार को दोबारा दोहराता है, ठीक है। आगे देखते हैं स्किनर के मुख्य प्रयोग, ठीक है। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक विशेष डिब्बे का निर्माण किया, जिसे बाद में मनोवैज्ञानिक ने स्किनर बॉक्स का नाम दिया। उन्होंने मुख्य रूप से दो जीवों पर प्रयोग किया। पहला चूहा पे किया था 1938 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, चूहे पे। प्रक्रिया क्या थी इसमें, ठीक है, स्किनर ने एक भूखे सफेद चूहे को स्किनर बॉक्स में के अंदर बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा था, जिसका संबंध एक भोजन की प्लेट से था। अनुक्रिया क्या थी इसमें, चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता और कूद करता, जो उसकी स्वैच्छिक अनुक्रिया थी। परिणाम क्या था इसका, अचानक चूहे का पैर लीवर पर पड़ गया। लीवर दबते ही खट की आवाज़ होती है और खाने का टुकड़ा, जो फूड पेलेट होता है, प्लेट, ठीक है, में आ जाता है, चूहा उसे खा लेता है। मतलब क्या था कि अगर स्वैच्छिक अनुक्रियाएं होती रहती है ना, तो एक समय ऐसा आता है कि परिणाम जो होता है, ठीक है, वो खुद सामने आ जाता है, ठीक है। तो वो चूहा को गलती से या किस जानबूझकर या किसी प्रकार स्वैच्छिक अनुक्रिया में वो क्या किया कि लीवर उससे दब जाता है, भोजन उसे मिल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं निष्कर्ष, खाना मिलने से चूहे को पुनर्बल मिलता है, यानी रेनफोर्समेंट मिला। अगली बार चूहे ने कम समय में और सीधे लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। यानी इसके निष्कर्ष ये निकलता है ना कि अगर हमें किसी कार्य को करने में पुनर्बलन रेनफोर्समेंट मिलता है तो उस काम को सीखने में हमें बहुत कम समय मिलता है, ठीक है, सीखने के लिए बहुत कम समय लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में। स्किनर ने एक भूखे कबूतर को कबूतर बॉक्स, पिजन बॉक्स में रखा, ठीक है। इसमें एक खास जगह पर की लगी थी, जिस पर चोंच मारने पर अनाज के दाने मिलते थे। कबूतर ने दाहिनी ओर घूमकर निश्चित स्थान पर चोंच मारकर भोजन प्राप्त करना था, ठीक है। उस पर एक लगा दिया था चोंच, कबूतर उस पर चोंच मारता, वो उसे भोजन मिलता तभी, ठीक है। अब देखिए सिद्धांत के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पुनर्बलन और दंड है, ठीक है। स्किनर के सिद्धांत में मुख्य तत्व है कि जिनसे परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से, तो पुनर्बलन है। कोई भी ऐसा उद्दीपक या घटना जो किसी अनुक्रिया व्यवहार को दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाती है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। यह दो प्रकार की होती है, धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है, ठीक है। धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है, पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी, भोजन, ग्रेड देना, इससे वांछित व्यवहार करना, ठीक है। किसी व्यक्ति को पुरस्कार दे रहे हैं तो उसकी क्या होती है, अंतरात्मा से पॉजिटिविटी बाहर आती है, ठीक है, उसके काम करने की लगन और बढ़ जाती है, ठीक है। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, तो किसी अप्रिय कष्टदायक तत्व को हटा देना, ध्यान में यह दंड नहीं है, जैसे कि तेज धूप से बचने के लिए चश्मा लगाना, कमरे के शोर को रोकने के लिए दरवाजा बंद कर देना, शिक्षक की डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, ठीक है। ये ऋणात्मक पुनर्बलन है। मान लीजिए कि कोई टीचर, ठीक है, किसी बच्चे को कार्य दिया, ठीक है, और वो पूरा नहीं करा तो उसको डांट लगेगा, ठीक है। उस डांट को बचने के लिए क्या करता है बच्चा, गृह कार्य
पूरा कर देता है। नेगेटिविटी को बचने के लिए क्या कर देते हैं हम, मान लीजिए हम अपने कमरे में बैठे हैं, आप अपने कमरे में बैठे हैं, बाहर की आवाज़ें ना सुनना चाहते हो तो अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, ठीक है। दंड, पनिशमेंट, कोई भी ऐसा घटना जो किसी अवांछित व्यवहार जो किसी अवांछित व्यवहार को कम या समाप्त करने के लिए दी जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको किसी प्रकार का दंड दे दें तो हो सकता है उस वो कार्य अगली बार ना करे। धनात्मक दंड होता है ऋणात्मक भी दंड होता है। जैसे देखते हैं कि धनात्मक दंड कैसा होता है, डांटना, मारना या अतिरिक्त काम देना, कुछ अप्रिय जोड़ना, ठीक है, ये धनात्मक दंड हो गया। ऋणात्मक क्या होता है, विशेषाधिकार को छीन लेना है, ठीक है, उसको जो अधिकार दिया गया हो उससे छीन लेना। जैसे बच्चे से उसका पसंदीदा खिलौना या मोबाइल लेना छोड़ छोड़ लेना, ठीक है। मान लीजिए बच्चा कोई गलती कर रहा है, उसका कोई प्रिय खिलौना है, आज के ज़माने में मोबाइल छीन लो तो वो और एकदम शांत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है पुनर्बलन की अनुसूची, ठीक है। स्कंदर ने बताया कि बच्चों को पुनर्बलन कब और कैसे देना चाहिए, ठीक है। सतत पुनर्बलन होता है, कंटिन्यूअस होता है, हर सही अनुक्रिया पर पुरस्कार देना, यह शुरुआत में सीखने के लिए अच्छा होता है लेकिन आदत जल्दी छूट जाती है, ठीक है। और पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं, कभी कभी पुनर्बलन देना। स्किनर के अनुसार आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन से अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इससे बच्चा हमेशा उत्सुक रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्किनर ने अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय की कॉन्सेप्ट दिया है, कौन कौन सा, आकृतिकरण या शेपिंग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई व्यवहार बहुत जटिल होता है तो उसे छोटे छोटे चरणों में तोड़ा जाता है। प्रत्येक छोटे सही कदम पर बच्चे को पुनर्बलन दिया जाता है जब तक कि वह अंतिम लक्ष्य न सीख जाए, ठीक है, या इसी को शेपिंग बोलते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के लक्ष्य थोड़ा बड़ा है तो उसके छोटे छोटे समय, छोटे छोटे पार्ट में उसकी मदद की जाए, तब तक मदद किया जाए जब तक उसको अंतिम लक्ष्य तक न पहुंच पाए। विलोपन क्या होता है, यदि किसी के सीखे गए व्यवहार के बाद लंबे समय तक पुनर्बलन न दिया जाए तो वह व्यवहार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ठीक है, वही उसका क्या होता है, विलोपन होता है। स्वतः प्रकटीकरण, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है, विलोपन के कुछ समय बाद यदि दोबारा अनुकूलित परिस्थिति मिले तो वह व्यवहार अचानक वापस प्रकट हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ चीज़ें दोबारा भूलने की परिस्थिति में है लेकिन वह पुराना पहले जैसा फिर वातावरण या अनुकूल परिस्थितियां पा जाता है तो फिर वह चीज़ें वो क्या करता है, सीख लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार पूछा गया ये, ठीक है। स्किनर ने इस शिक्षणविद का प्रतिपादन किया जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर छात्रों को अपनी गति से सीखते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन। शिक्षण मशीन, टीचिंग मशीन क्या होता है, इसका निर्माण स्किनर ने स्वयं अध्ययन और तुरंत फीडबैक देने के लिए किया था, ठीक है। तत्कालिक प्रतिपुष्टि क्या होती है, तत्कालिक प्रतिपुष्टि क्या होती है, छात्रों को उसके काम का परिणाम तुरंत पता चल जाना चाहिए ताकि उनका व्यवहार सुदृढ़ हो सके, ठीक है। अगर तत्काल में हम कोई रिजल्ट बच्चे को दे रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसका रिजल्ट दे रहे हैं तो क्या होगा, उसके मन में क्या होगा, जब तत्कालिक रिजल्ट पाएगा तो उसके व्यवहार में स्थिरता आएगी, ठीक है। शब्द भंडार का विकास, बच्चों में भाषा और सही उच्चारण सिखाने में यह सिद्धांत बहुत मदद करता है, ठीक है। अगले देखते हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो अगले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, डायरेक्ट ही पूछता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी, ठीक है। जीन पियाजे 1896 से लेकर 1980 तक थे, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने खुद के बच्चे पर प्रयोग किया था, इम्पोर्टेंट है ये, कर लीजिए। उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनके सोचने समझने की क्षमता में बदलाव का अध्ययन किए, ठीक है।
पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, और उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी बोला। ठीक है, नन्हा वैज्ञानिक जो दुनिया के बारे में अपने सिद्धांत की रचना खुद सक्रिय रूप से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कीमा जो बहुत फेवरेट है पियाजे का। स्कीमा क्या होता है? मानव मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित पैकेट या ज्ञान के छोटे छोटे बक्से क्या होते हैं? स्कीमा होता है। ठीक है, सरल शब्दों में किसी वस्तु या परिस्थिति के प्रति हमारे दिमाग में जो पहले से बनी हुई अवधारणा या मानसिक संरचना होती है उसे स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कोई भी व्यक्ति के मतलब सरल स्वभाव में जो परिस्थिति के अनुसार जो भी, ठीक है, जो भी हमारी प्रति या इमेज बनी है वो छोटे छोटे हिस्से वाला वही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। ठीक है, जैसे बच्चे के दिमाग में बिल्ली की छवि है, चार चार पैर हैं, एक और एक मूंछ है। ठीक है, ये बच्चे के दिमाग में पहले से फीड है। वो देखेगा, बच्चा जान नहीं रहा, चार पैर वालों को देखेगा ना तो कहेगा बिल्ली है। ठीक, आगे देखते हैं। अनुकूलन, अडॉप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अडॉप्टेशन क्या कहलाता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को डाल लेना है, क्या कहलाता है? अनुकूलन। इसकी दो उप प्रक्रिया है। पहला आत्मसातीकरण या समावेशन जिसे बोलते हैं, एसिमिलेशन। नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान, ध्यान से देखिएगा, नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान यानी स्कीमा में बिना किसी बदलाव के सीधे जोड़ लेना है, क्या कहलाता है? समावेशन। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। यानी क्या होता है समावेशन? नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान यानी स्कीमा में बिना किसी बदलाव के सीधे जोड़ लेना क्या कहलाता है? समावेशन। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, पहली बार एक सफेद कुत्ते को देखकर यह सोचना कि यह भी चार पैर वाला जानवर है, इसलिए यह बिल्ली जैसा ही है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं समावेशन में। ठीक है, पुरानी जानकारी को नई जानकारी में जोड़ देना है, क्या कहलाता है? समावेशन। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, समायोजन या समंजनीकरण क्या होता है? अकोमोडेशन क्या होता है? जब पुराने ज्ञान नए वातावरण में काम नहीं आता है तो पुराने ज्ञान या स्कीमा में परिवर्तन, ध्यान से देखिएगा, स्कीमा में परिवर्तन या संशोधन या सुधार करना, ये क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ठीक है, जब हमारे पुराने ज्ञान से काम नहीं चले उसमें कुछ परिवर्तन कर दें, वही हमारा क्या होता है? समायोजन होता है। जैसे जब बच्चा कुत्ते को भौंकते और बिल्ली को म्याऊं करते सुनता है तो वह समझ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और वह अपने दिमाग में कुत्ते को नया स्कीमा बना लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं साम्य धारणा जिसे संतुलन बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, क्या होता है इक्विलिब्रेशन? इक्विलिब्रेशन क्या होता है? यह आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। जब बच्चा पुरानी धारणाओं और नए अनुभवों के बीच असमंजस में होता है तो वह संतुलन बनाकर नई स्थिति को समझता है, ये क्या कहलाता है? साम्य धारणा। ठीक है, संज्ञान क्या होता है? कॉग्निशन, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें सोचना, समझना, याद करना, ध्यान लगाना और निर्णय लेना शामिल हो। ठीक है, वही क्या होता है? कॉग्निटिव या कॉग्निशन होता है। ठीक है, संज्ञान होता है। ठीक है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें सोचना, समझना, याद करना, ध्यान लगाना और निर्णय लेना शामिल हो, वही संज्ञान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो संज्ञान की चार अवस्थाएं हैं, देखते हैं स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पहली अवस्था है, ठीक है, देखते हैं। पियाजे ने बताया कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चार क्रमिक अवस्थाओं से गुजरता है। यह क्रम पूरी दुनिया के सभी बच्चों के लिए एक समान है। ठीक है, उन्होंने यूनिवर्सल बता दिया। ठीक है, सभी बच्चे एक समान, इन्हीं को ऑथेंटिक माना भी जाता है। स्टेज 1 था संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, सेंसरी मोटर 0 से 2 अवस्था होता है। विशेषता क्या है? बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ठीक है, और गामक क्रियाओं जैसे पकड़ना, चूसना, रेंगना के माध्यम से सीखता है। ठीक है, मुख्य लक्षण इसके
आगे देखते हैं मुख्य लक्षण में यूपिटेट के लिए जो विशेष है, वस्तु अस्थायित्व, ठीक है, इसी अवस्था में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चे को यह समझ में आ जाता है कि यदि कोई वस्तु उसकी आंखों के सामने नहीं है तब भी उसका अस्तित्व, जैसे छुपाई गई गेंद को ढूंढ निकालना, यह लक्षण लगभग 18 से 24 महीने में आता है, ठीक है, बच्चे के जन्म से, ठीक है। आगे देखते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्या होता है कि यदि किसी निश्चित काम को पूरा करने के लिए हरकतें करना, जैसे खिलौना खींचने के लिए चादर खींचना, ये लक्ष्य निर्देशित होता है। बच्चा जान जाता है कि मान लीजिए सपोज दैट उसको खिलौना नहीं मिला तो क्या करेगा, उस चीज को खींचेगा, ठीक है, वही उसका क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित। स्टेट जो सेकंड स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी याद रखिएगा कौन सा स्टेज क्या नाम है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष चलता है, ठीक है। तो विशेषता क्या है, बच्चा भाषा सीखना शुरू कर देता है और प्रतीकों सिंबल्स का उपयोग करता है, लेकिन वह अभी तार्किक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता, ठीक है, इस अवस्था में। मुख्य लक्षण इसके क्या हैं, तो देखते हैं। जीववाद, एनिमिज्म जिसे बोलते हैं, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, जैसे गुड़िया को चोट लगने पर रोना, सोचना, ठीक है, कि बादाम को दर्द होता है, ठीक है, जैसे कि जीववाद इसलिए सोचता है कि बच्चा जो होता है 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में वो क्या करते हैं कि एक अवधारणा बनाए रखते हैं, ठीक है, जैसे गुड़िया लेकर खेल रहा है ना, तो कह रहा है कि ये गुड़िया है, इसको चोट लगेगी तो रोने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होता है, वो समझता है कि जो निर्जीव चीज़ें भी हैं उसमें भी जीव है, ठीक है, इसलिए जीववाद इसको बोला जाता है, ठीक है। अगला अहम केंद्रिता, ईगो सेंट्रलिज्म जिसे बोलते हैं, बच्चा सोचता है कि जैसा वह देखता है और महसूस करता है कि पूरी दुनिया में भी वैसा ही सोचती है, ठीक है, वह दूसरों को नज़रियों को नहीं समझ पाता, ठीक है, इसको बोलते हैं अहम केंद्रित। सोचता है कि बच्चा जो मैं सोच रहा हूँ पूरी दुनिया वही सोचती है, ठीक है। आगे देखते हैं अपरिवर्तनीय या अनुत्कर्मणीयता, ठीक है, विचारों को पलट न पाना, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट लाइन है, विचारों को पलट न पाना, जैसे बच्चा जानता है कि 2+3=5 होता है, ठीक है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता है कि 5-3=2 होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि उस चीज़ों को, जो चीज़ें उसको पहले सीखी हुई है उसको पलट कर नहीं सीख पाता है, तो ये इसको बोलते हैं अपलटावादी भी बोलते हैं, ठीक है, इस अवस्था को, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी, जैसे कैसे हुआ या पानी से बर्फ बनना तो समझता है वो, ठीक है, पर बर्फ से दोबारा पानी बनने की प्रक्रिया नहीं पकड़ पाता है, ठीक है, यही क्या है उसका अपरिवर्तनीयता है, ठीक है, अपलटाववादी है, ठीक है। अगला केंद्रीकरण, सेंट्रेसेस, केंद्रीकरण, किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देना और बाकी को नजरअंदाज करना है, क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेज 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, 7 से 11 वर्ष जो है। विशेषता इसका क्या है कि इस अवस्था में बच्चे अंदर तार्किक लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत करते हैं जो होती है, लेकिन यह चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं यानी जिन्हें वह देख और छू सकते हैं उन्हीं तक सीमित रहती है, ठीक है। मुख्य लक्षण इसका क्या है, पलटावादी गुण, ठीक है, इसके पहले हम क्या पढ़े थे, अपलटावादी, ठीक है। बच्चा अब विचारों को पलटना सीख जाता है, जैसे 2+3=5 तो 5-3=2 उसको पलटना सीख जाता है, ठीक है। संरक्षण, कंजर्वेशन क्या होता है, आकृति या रूप बदल जाने पर भी मात्रा या वजन समान रहता है, यह समझ पाना, जैसे कि पतले लंबे गिलास का पानी चौड़े बर्तन में डालने पर भी पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी, ठीक है। वर्गीकरण या क्रमबद्धता, क्लासिफिकेशन एंड सीरियसन, तो
वर्गीकरण या क्रमबद्धता क्या होती है? वस्तुओं को उनके आकार, रंग या वजन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना सीख जाना। ठीक है। स्टेज 4 औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इसको बोलते हैं। 11 से 15 से बस। विशेषता इसके क्या है कि यह संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक है। किशोर अब पूर्णतः तार्किक और वैज्ञानिक रूप में सोचने में सक्षम हो जाता है। ठीक है। मुख्य लक्षण इसका अमूर्त चिंतन करने लगता है, निगमनात्मक तर्क करने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है। ठीक है। अमूर्त चिंतन जैसे वे चीजों को सामने नहीं पर जैसे विचार, न्याय, स्वतंत्रता और दर्शन उनके बारे में गहराई से सोचने लगता है। निगमनात्मक तर्क मतलब सामान्य नियमों से विशिष्ट विशिष्ट उदाहरण की ओर जाना। ठीक है। ये हो जाता है उसका हाइपोथेटिको डिटेक्टिव रीजनिंग थिंकिंग मतलब जो जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो भी समझ जाता है। ठीक है। किसी समस्या के कई संभावित समाधान के बारे में वैज्ञानिक तरीके से के विचार करना। ठीक है। यहाँ इसका क्या कह रहा है कि बच्चा किशोर की अवस्था में हो जाता है, वो सोचता है कि स्वतंत्रता क्या होती है, दर्शन क्या होता है, ठीक है, न्याय क्या होता है, गलतियाँ क्या होती हैं, इसे सुधारा कैसे जाता है, कोई समस्या सामने आए जाए तो उससे उस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें जान लेता है। ठीक है। आगे देखते हैं इवान पावलोव शास्त्री अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है, 1849 से लेके 1936 तक ये रूस के एक प्रसिद्ध शारीरिक शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। इसके लिए उन्हें वर्ष 1904 ईस्वी में नोबेल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। यह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक या शरीर शास्त्री थे। ठीक है। इस सिद्धांत के जो नामों में पूछा गया है वो इस प्रकार है। पहला है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, पारंपरिक या अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है। यस टाइप थियोरी। ठीक है। चूंकि इसमें उद्दीपन यानी स्टिमुलस पर सबसे पहले और मुख्य बल दिया गया था। ठीक है। यस टाइप थियोरी, ये इनके सिद्धांत हैं। ठीक है। सिद्धांत एक ही है। ठीक है। उसके अन्य नाम है। ठीक है। देखते हैं इनका मुख्य प्रयोग क्या था। पावलोव ने एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्होंने कुत्ते को एक उपकरण के सहारे स्टैंड पर बांध दिया और उसके मुख से लार टपकने वाली लार सलाइवा को मापने के लिए एक नली ट्यूब उसकी लार ग्रंथ से काटकर जोड़ दिए थे। ठीक है। गले को काटकर जोड़ दिए थे, एक जार में लगा दिए। ठीक है। काटकर उसको। प्रयोग में 3 मुख्य चरण है। 3 स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग को समझने के लिए पावलोव की तकनीक शब्दावलियों को समझना बहुत जरूरी होता है, जिनसे सीधे यूपीटेट में यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसे स्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं। ठीक है। भोजन जिसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, यूसीएस में आता है। ठीक है। यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स में स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, जिसे लार टपकना। ठीक है। भोजन को देखकर स्वाभाविक रूप से आना। ठीक है। सीएस कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक या अनुबंधित उद्दीपक, घंटे की आवाज बजना जो कृत्रिम उद्दीपक होता है उसे सीएस बोलते हैं। सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स अनुबंधित अनुक्रिया, घंटे की आवाज मात्र सुनकर लार टपकाना। ठीक है। सीख गया, ये व्यवहार क्या होता है उसके अंदर पड़ जाता है। ठीक है। तो यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर ये डायरेक्ट पूछता है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है। अनुबंधन से पहले का जो कंडीशन होता है, जब कुत्ते को भूख के सामने भोजन यूसीएस लाया गया तो उसके मुख से स्वाभाविक रूप से लार टपके। ठीक है, उसे बोलते हैं यूसीआर। ठीक है। और दूसरा चरण में था, पावलोव ने भोजन देने से ठीक कुछ सेकंड पहले घंटी बजाई, सीएस जिसे बोलते हैं, और तुरंत बाद भोजन यूसीएस दे दिया गया। ठीक है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक बार बार दोहराया गया। ठीक है। और तीसरा चरण क्या है कि एक समय ऐसा आया जब पावलोव ने केवल घंटी बजाई और सीएस और भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपक गई। ठीक है। कुत्ता घंटी की आवाज के साथ अनुबंधित हो गया था। मान लीजिए हम एक किसी कुत्ते को रखे हैं, ठीक है, उसे घंटी बजाकर भोजन दे रहे हैं, तो वही चीज़ वो क्या करता है, सीख लेता है। वो सीख जाता है कि अगर हमारा, ठीक है, जो क्रिया रहेगी, अनुक्रिया रहेगी, वो घंटी बजने के बाद ही क्या करेगा, लार टपकाएगा, भोजन मिल जाएगा। लेकिन
क्या हुआ कि वो केवल घंटी बजाया, भोजन दिया नहीं, फिर भी क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से लार टपकना चालू हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुबंधन के प्रमुख नियम, संप्रदाय की कॉन्सेप्ट ऑफ द कंटिन्यूसनिंग कंटि अनुबंधन के प्रमुख नियम और संप्रदाय। ठीक है, समय अंतराल, घंटी बजने से सीएस और भोजन आने पर यूसीएस के बीच का समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, लगभग 0.5 सेकंड से 5 सेकंड के बीच। ठीक है, यदि घंटी बजाने के बहुत देर बाद भोजन दिया जाएगा तो अनुबंधन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें। मान लीजिए आपको प्यास लगी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको पानी, ठीक है, कहकर अब बहुत टाइमली बात दे दिया जाए तो आपके धीरे धीरे प्यास क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण, जब जीव मुख्य रूप से अनुबंधित उद्दीपन घंटे से, मान लीजिए, से मिलती जुलती अन्य वस्तुओं या आवाज़ों के प्रति भी वैसे ही अनुक्रिया करने लगता है जैसे घंटी। किसी दूसरे घंटी या हूटर की आवाज़ सुनकर भी तो कुत्ते को लार टपका देना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई सेम उसी प्रकार कहीं दूसरे जगह घंटी बज रही है, तब भी उसके माइंड में वही चीज़ें आ जाते हैं। ठीक है, कक्षा का उदाहरण, यदि बच्चा एक बार सफ़ेद चूहे या बिल्ली से डर जाता है तो हर बार सफ़ेद रोएदार खिलौने से डरने लगता है। ठीक है, उसके अंदर, उसके माइंड कंसेप्ट में क्या बन जाता है, वही चीज़ें, सेम वही चीज़ें पावलोव ने कुत्ते के अंदर भी वही चीज़ें देखा। ठीक है, उद्दीपक विभेदीकरण, लगातार अभ्यास के बाद जीव को दो अलग अलग आवाज़ों या उद्दीपकों के बीच अंतर करना सीख जाता है। जैसे कुत्ता जान जाता है कि किस किस खास घंटी पर भोजन मिलता है और किस पर नहीं, वह केवल उसी उसी समय घंटी पर लात टपकाएगा। ठीक है, जो घंटी उसको बजेगी। विलोपन क्या होता है इसका, यदि अनुबंधन के बाद बार बार केवल घंटी सीएस बजाई गई और भोजन न दिया जाए तो कुत्ता क्या करेगा, धीरे 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 लात टपकाना बंद कर देगा। ठीक है, इस सीखे गए व्यवहार को समाप्त होने को विलोपन कहते हैं। मान लीजिए आप कोई चीज़ की, किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, रोज़ डिमांड कर रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा ना, आप स्वयं डिमांड को बंद कर देंगे। अगला है स्वतः प्रकटीकरण। तो क्या होता है कि विलोपन होने के कुछ समय बाद यदि अचानक दोबारा घंटी बजाई गई ना, तो कुत्ता एक बार फिर लार टपका सकता है। इसे व्यवहार का स्वतः वापस आना भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिद्धांत, शैक्षिक सिद्धांत कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो आदतों का निर्माण होता है। ठीक है, इससे बच्चे में अच्छी आदतें, समय की पाबंदी, सफाई और अनुशासन विकसित करने में यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। और इसी में भय और अंधविश्वासों को भी दूर करता है। ठीक, डिकॉन्टिन्यूसनिंग। ठीक है, यदि किसी बच्चे के मन में किसी वस्तु जैसे अंधेरा, परीक्षा, छिपकली के प्रति डर बैठ गया हो तो उसे इस सिद्धांत के माध्यम के द्वारा, ठीक है, इस सिद्धांत से दूर किया जा सकता है। ठीक है, अभिवृत्ति क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, देखते हैं। एटीट्यूड का विकास, किसी विषय, शिक्षक या विद्यालय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण इसी अनुबंधन के कारण बनता है। ठीक है, अब जो इसमें आता है अगली ना, रटने की आदत और भाषा विकास। छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है कि जो चित्र दिखाकर शब्द सिखाया जाता है, जैसे ए के साथ एप्पल का चित्र दिखाया जाए, इसी सिद्धांत पर, ठीक है, आधारित है। मान लीजिए उसको जो चीज़ें दिख गई वो चीज़ें बहुत जल्दी वो समझ भी जाता है। ठीक है, बच्चा इसी आदत पर विकसित किया गया है। अब्राहम मास्लो का सिद्धांत क्या कहता है, पदानुक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, हायरार्की ऑफ द नीड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम मास्लो 1908 से लेकर 1970 के बीच, ठीक है, रहे। अमेरिका के ये प्रसिद्ध मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए इच्छाओं और आवश्यकताओं का आधार बनाया। उनका मानना था कि कोई भी मनुष्य तब तक आगे नहीं बढ़ सकता या अभिप्रेरित नहीं हो सकता जब तक उसको बुनियादी ज़रूरतों पूरी नहीं हो जाती। इस सिद्धांत
को परीक्षाओं में कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मांग आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत और मानवतावादी अभिप्रेरण प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग डाउनफॉल से देखेंगे, जो मनुष्य की पहली आवश्यकता क्या होती है। तो पहली आवश्यकता होती है कि वो शारीरिक और दैहिक आवश्यकता हो। ठीक है, अगर मनुष्य स्टेज पहले है तो पहले भोजन, पानी, नींद, हवा खोजेगा। ठीक है, अगर इसकी ये पूर्ति हो गई तो मनुष्य को सुरक्षा की आवश्यकता होगी, और सुरक्षा की आवश्यकता के लिए घर जरूरी है, नौकरी जरूरी है और स्वास्थ्य स्वास्थ्य जरूरी है। ठीक है, अगला है कि सामाजिक संबद्धता की अवस्था। ठीक है, ये चीज़ें दोनों चीज़ें मिल गई तो उसे वो चाहता कि हमें समाज से क्या मिले, प्रेम मिले, परिवार मिले, मित्र मिले। ठीक है, ये चीज़ें सोचता है तो सामाजिक संबद्धता की आवश्यकता भी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सामाजिक संबद्धता की आवश्यकता। अगर ये इसको मतलब व्यक्ति को मिल गया तो चौथे दर्जे पे आता है सम्मान की आवश्यकता, जहां उसे सामाजिक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, और आत्मसम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, ठीक है, उसके मन में अगर वो भोजन, पानी, नींद अब पा गया तो घर, नौकरी, स्वास्थ्य उसे चाहिए। फिर उसके बाद ये चीज़ें मिल गई तो प्रेम, परिवार, मित्र चाहिए। उसके बाद सामाजिक दर्जा चाहिए, उसे समाज में अपना एक अच्छा अहम पड़ाव रखना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या हो, स्टेबिलिटी समाज में बनी रहे और आत्मसम्मान के लिए करता है। और जो आत्मसिद्धि होती है, ठीक है, जो पांचवा स्टेज है आत्मसिद्धि, इस पे 1 से 2% लोग पहुंच पाते हैं, जो सर्वोच्च स्तर का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्तरों का विस्तृत विश्लेषण देखते हैं। इन्हीं का कारण में शारीरिक या दैहिक आवश्यकता जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है, यह पिरामिड का सबसे सबसे निचला और बुनियादी स्तर है। ठीक है, अभी मैंने बताया इसके अंतर्गत जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें आती हैं, भोजन, पानी, नींद, हवा, कपड़ा और काम। ठीक है, जब तक किसी व्यक्ति की रोटी नहीं मिलेगी वह समाज या सम्मान के बारे में नहीं सोचेगा। कोई व्यक्ति भूखा है, आप देखते हैं अपने समाज में कोई व्यक्ति भूखा है तो कचड़े वाले डब्बे से भी निकाल के भोजन खा लेता है, उसको समाज की नहीं पड़ी रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा है, ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता। जब शरीर की आवश्यकताओं की पूरी हो जाती है तो मनुष्य अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। ठीक है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान ये सब मिल गया तो क्या करता है, अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है। अस्थायी घर यानी शरण, नौकरी की सुरक्षा, बैंक बैलेंस, स्वास्थ्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था क्या करता है, बनाने लगता है ताकि वह डर से मुक्त रह सके। ठीक है, अगला है सामाजिक संबद्धता की आवश्यकता, जो है बुनियादी और सुरक्षा जरूरतों पूरे होने के बाद मनुष्य अकेलापन महसूस करता है, वह समाज का हिस्सा बनना चाहता है। इसके अंतर्गत परिवार, मित्र, प्रेम, रिश्तेदार, किसी समूह से जुड़ने की इच्छा आती है। वह चाहता है कि लोग उससे प्यार करें और वह दूसरों से प्यार करें। ठीक है, अगला है आत्मसम्मान की आवश्यकता। जबकि व्यक्ति को समाज में प्यार और पहचान मिल जाती है तो वह समाज में अपना एक विशेष स्थान, रुतबा या इज्जत चाहता है। इसके अंतर्गत आत्मविश्वास, शक्ति, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, पद और दूसरे से सम्मान प्राप्त करना शामिल है। ठीक है, अगला देखते हैं आत्मसिद्धि या आत्म वास्तविकरण। ठीक है, यह पिरामिड का सर्वोच्च स्तर है। ठीक है, मैस्लो के अनुसार दुनिया में केवल 1 से 2% लोग ही इस स्तर पर पहुंच पाते हैं। यहाँ व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमताओं को पूरी तरह पहचान लेता है, वह यह जान जाता है कि उसके जीवन मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, मदर टेरेसा हुए। ठीक है, इस स्तर पर व्यक्ति को धन, प्रसिद्धि, समाज नियमों की कोई परवाह नहीं होती है, यह केवल आत्मसंतुष्टि चाहता है। ठीक है, अगला देखते हैं आवश्यकताओं को दो मुख्य वर्ग, डिफेंसेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ नीड्स। मैस्लो ने 5 आवश्यकताओं को 2 बड़े भागों में विभाजित किया। अभाव की आवश्यकता, इसमें पहले 4 स्तर शामिल किए गए, शरीर, सुरक्षा, सामाजिक और सम्मान, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसकी कमी के कारण
मनुष्य असहज महसूस करता है और इनकी पूर्ति होने पर व्यक्ति सामान्य स्थिति में आ जाता है। और दूसरा जो है विकास की अवस्था, ठीक है, इसमें केवल पांचवा स्तर शामिल है, ठीक है, जिसमें आत्मसिद्धि है। यह किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के आंतरिक विकास की क्षमताओं पर को चरम चरम पर पहुंचाने के लिए पैदा होती है, ठीक है। अगला देखते हैं सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या होता है। छात्रों को बुनियादी जरूरत पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यदि कोई बच्चा भूखा है, शारीरिक आवश्यकता अधूरी है या घर के माहौल से डरा हुआ है, ठीक है, सुरक्षा की कमी, तो वह कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो मिड डे मील योजना इसी पे बनाई गई थी। मान लीजिए कोई घर से बिना खाए, ठीक है, अनसिक्योरिटी फील करके महसूस आता है विद्यालय में, तो ठीक है, सरकार ने उसके लिए क्या कर दिया, खाने की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है, और मिड डे मील योजना चालू कर दिया गया, ठीक है। अगला सहानुभूति पूर्ण वातावरण। शिक्षकों को विद्यालय में ऐसा सुरक्षित और प्रेम पूर्वक वातावरण देना चाहिए जहां बच्चा अपमानित महसूस न करे और उसकी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हों, ठीक है। स्व अधिगम और आत्मसम्मान। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार सीखने का अवसर देकर उन्हें आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य के लिए आत्मसिद्धि को बढ़ सकें, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोहलबर्ग 1927 से लेकर 1987 तक अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जीन पियाजे के नैतिक विकास के काम को आगे बढ़ाया और बच्चों के सामने कुछ काल्पनिक कहानियां प्रस्तुत करके उन्हें नैतिक तर्कों का अध्ययन किया, ठीक है। देखते हैं तो मुख्य स्तंभ नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा इनका मुख्य है। तो कोहलबर्ग सिद्धांत को समझने के लिए दो प्रमुख शब्दों को जानना आवश्यक है। पहला नैतिक दुविधा, सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में आने वाली मानसिक उलझन, ठीक है, क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, कोहलबर्ग की सबसे प्रसिद्ध कहानी थी हाइ हाइंज की हिंज की दुविधा, ठीक है। हिंज की पत्नी कैंसर से मर रही थी। एक फार्मासिस्ट ने उसकी दवा बनाई थी जो बहुत महंगी थी। हिंज के पास पूरे पैसे नहीं थे और फार्मासिस्ट कम कीमत पर दवा देने को तैयार नहीं था। अब हिंज के सामने दुविधा थी, क्या वह दवा चोरी करे या अपनी पत्नी को मरने दे। ये उसका नैतिक दुविधा था, ठीक है। अगला देखते हैं नैतिक तर्कड़ा जो है उसका दूसरा पक्ष जो दिए थे कोलबर्ग ने, क्या है कि सही और गलत के बारे में लिया जाने वाला अंतिम निर्णय या तर्क, जैसे यह सोचना कि चोरी करना गलत बात है चाहे परिस्थिति जो भी हो, ठीक है, ये नैतिक तर्कड़ा में आता है। आगे देखते हैं स्तर। अब कोहलबर्ग ने टाइप हो जाने दीजिए इसको। चलिए देखते हैं पहला स्तर पूर्व पारंपरिक या प्राक रूढ़िगत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल 1, 4 से
10 वर्ष की आयु के लिए, ठीक है। इस स्तर पर बच्चे की अपनी कोई नैतिकता नहीं होती है। वह सही और गलत का निर्णय बाहरी दुनिया के नियमों, माता पिता के डर या पुरस्कार के आधार पर करता है, ठीक है। पहली अवस्था इसमें आती है आज्ञाकारिता या दंड अभिविन्यास, ठीक है। इसमें बच्चा सोचता है कि बड़े जो नियम बनाते हैं उन्हें मानना जरूरी है ताकि दंड से बचा जा सके, ठीक है। जैसे मुझे गृह कार्य पूरा करना चाहिए, नहीं तो शिक्षक शिक्षक मुझे डांटेंगे। स्टेज 1 का पहला अवस्था है आज्ञाकारिता व दंड अभिविन्यास, ठीक है। और अवस्था नंबर 2 आती है आत्म केंद्रित या साधनात्मक या सापेक्षतावादी अभिविन्यास, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। इसे जैसे को तैसा टिट फॉर टैट बोलते हैं स्टेज 2 को, ठीक है। अदले बदले की अवस्था भी बोलते हैं इसको। बच्चा सोचता है कि यदि कोई मेरे साथ अच्छा करता है तो मैं भी उसके साथ अच्छा करूंगा। यहाँ स्वार्थ की भावना मुख्य होती है। जैसे तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी थी, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारी कॉपी फाड़ दूंगा, ठीक है। बच्चे बोलते ना तुमने मेरी पेंसिल छोड़ी थी, अब मैं तुम्हारी पुस्तक फाड़ दूंगा। तुम मुझे चॉकलेट दोगे, मैं तुम्हारा काम करूंगा, ठीक है। अगला अगला आता है स्तर 2। इसी का स्तर 2 है पारंपरिक या रूढ़िगत स्तर, ठीक है। इस स्तर पर बच्चा समाज, परिवार और देश के नियमों को स्वीकार करता हुआ समाज की नज़रों में सही बने रहने का प्रयास करता है, ठीक है। इसकी अवस्था जो 3 मानी जाती है अच्छा लड़की या अच्छा लड़का, ठीक है। बच्चा समाज, माता पिता या शिक्षकों की प्रशंसा और स्वीकृत पाना चाहता है। वह ऐसा व्यवहार करता है कि जिससे दूसरे से अच्छा कहे जा सके, ठीक है। इसलिए वह काम करता है। जैसे मैं कक्षा में शांत बैठा हूँ ताकि शिक्षक कहें कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और देखते हैं ना, कभी कभी हमारे घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जल्दी जाते हैं पानी वानी लाने के लिए, और रिश्तेदार कहीं कह दिए हैं कि कि ठीक है, अगर वो कह दिए हैं, ठीक है, ये बालक बहुत अच्छा है, तो और वो फूले समाता नहीं है, ठीक है। और सेवा में मौसा क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, ये बनवा दूं वो बनवा दूं कहता रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि समाज में अपने आप को अच्छा कहलवाने के लिए अच्छा बना रहता है, ठीक है। अगला है कि कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा मानता है कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून और नियमों का पालन करना चाहिए। हर नागरिक का कर्तव्य है कि नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। उदाहरण में हाइजेन की चोरी, जो हिंज की चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना कानूनन अपराध है, और यदि सब चोरी करने लगे तो समाज नष्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं स्तर, जो तीसरा स्तर है, ठीक है, उत्तर रूढ़िगत स्तर, ठीक है। 13 वर्ष के ऊपर किशोरावस्था जिसे माना जाता है, ठीक है। अब इसमें यह नैतिकता का सर्वोच्च स्तर है। यहाँ व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने खुद के आंतरिक नैतिक सिद्धांतों, विवेक के आधार पर सही गलत का फैसला करता है, ठीक है। अवस्था 5वां है कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। व्यक्ति समझता है कि नियम और कानून समाज के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। यदि कोई भी नियम समाज या किसी व्यक्ति के हित में नहीं है तो उसे आपसी सहमति से बदला जा सकता है। यह माननीय अधिकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, यदि किसी को जान बचाने के लिए कोई छोटा नियम तोड़ना पड़े तो कानून को बदला जा सकता है, ठीक है। यानी स्टेज स्तर सेकंड के चौथे अवस्था को बदला जा सकता है, ठीक है। अवस्था नंबर 6 है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन क्या होता है कि यह नैतिक विकास की चरम अवस्था है। यहाँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, व्यक्ति यहाँ अपने अंतःकरण और विवेक के अनुसार काम करता है, चाहे वह समाज के लिए नियमों का देश के कानून के बिल्कुल खिलाफ ही क्यों ना हो। वह मानता है कि रक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। उदाहरण महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला या भगत सिंह जैसे महापुरुष
का चिंतन इसी अवस्था में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? तो गैरल गिल्गिन ने किया था। ठीक है, गैरल गिल्गिन ने किया था। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सा आलोचना था? लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस था। ठीक है, गिलिगन ने का तर्क था कि कोहलबर्ग का प्रयोग पूरी तरह से पुरुषों और लड़कों पर आधारित था। ठीक है, उन्होंने महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण के नज़रअंदाज किया। पुरुषों की नैतिकता न्याय पर आधारित होती है, जबकि महिलाओं की नैतिकता देखभाल देखभाल और देखभाल के रिश्तों रिलेशनशिप पर केंद्रित होती है। ठीक है, ये उनका आलोचना था गैरल गिलिगन का। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और उनके दिए गए सिद्धांत पूरे खत्म होते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि यूपी टेड में आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, A to Z आपके पेपर में मिलेंगे। आप पेपर देकर आइएगा, इस वीडियो को देखिएगा और मिलाइएगा कितने क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।